आपकी ही तरह मेरी भी जर्नी यूजीसी नेट की एक स्टूडेंट की तरह शुरू हुई थी और आज आई एम सर्विंग हियर एज एन एजुकेटर ऑन जेआरएफ अड्डा एंड इस बात को हो गया है अब 1 साल। सो दिस वाज द डे व्हेन द लास्ट ईयर आई जॉइंड जेआरएफ अड्डा और पहली वीडियो मेरी यूट्यूब पर आई थी और उस बात को अब 1 साल होने को आया है। और इसी बात पे आज मुझे एक ऐसे टॉपिक पे बात करनी है जिस पे हम इतना ज़्यादा नहीं करते हैं, बिकॉज हमें लगता है कि ये बहुत जनरलाइज्ड चीज़ है, ये सबको पता है, बट ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं या मैंने भी अपने ट्रायल अटेम्प्ट में बहुत गलतियां करी थी जिससे मुझे कुछ चीज़ें जो समझ में आई और मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि पेपर का एक अप्रोच क्या होना चाहिए, है ना। कुछ बेसिक चीज़ें जो हम नज़रअंदाज कर देते हैं ये सोचकर कि ये तो कॉमन है, ये सबको पता होंगी, आज वहां से बात करते हैं ना, आज वहां से थोड़ा सा शुरू करते हैं। तो यस, दिस इज मी आदिति और इंग्लिश एजुकेटर ऑन जेआरएफ अड्डा एंड यहाँ पे आप प्रीमियम में एनरोल कर सकते हैं फॉर जून 2025। उसी स्ट्रैटेजीज उसी तरीके से चीज़ें कराई जाती है जैसे हमने करी थी और मैंने कोई इतना पुरानी सदियों में पेपर नहीं क्लियर किया है, बिल्कुल मैं आप ही के ही एज ग्रुप से बिलोंग करती हूँ। तो वो अपडेटेड चीज़ों में रिफाइंड तरीके से जो अपन ने कंटेंट की पढ़ाई करी है वही चीज़ आपको प्रीमियम में देखने को मिलती है। बट आज कुछ ऐसे पिन पॉइंटर्स की बात करेंगे जो हम नज़रअंदाज कर देते हैं और ऐसे बहुत सारे आप में से बच्चे होंगे जो 1 2 3 बार से पढ़ाई कर रहे हैं बट अपना फॉर सम रीज़न पेपर नहीं क्लियर कर पा रहे हैं ना। कॉम्पिटिशन है, रिजर्वेशन सिस्टम है, उसको साइड में रखते हैं। एक बेसिक चीज देखते हैं कि हमारे पास पेपर के लिए अगर 6 महीने हैं, शुरू के 2 से 3 महीने हम एज अ बिगिनर कैसे वेस्ट कर देते हैं क्योंकि हमें समझ ही नहीं आता है पैटर्न क्या है। समथिंग दैट आई डिड ड्यूरिंग माय ट्रायल अटेम्प्ट, मेरे पास तब 2 ही या 3 ही महीने थे और उसमें भी मैं कुछ खास इतना नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरे पास एक अप्रोच नहीं थी। और पेपर में बैठकर मुझे क्या चीज़ें समझ आई कि मैं अपन बहुत बार सिलेबस को इग्नोर कर देते हैं। कहने का मतलब है कि हमने वो एनटीए का वेक सिलेबस तो देख लिया है 10 यूनिट वाला कि ये दी गई हैं और हम खुद को ही ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं, ऐसे कर लेते हैं वैसे कर लेते हैं, या उन्होंने कर लिया है, उनका ये स्ट्रैटेजी था, उन्होंने ऐसे किया, इन्होंने वैसे किया। जब तक आप खुद से सिलेबस को नहीं देखेंगे ना अच्छे से, और सिलेबस को देखना ये नहीं है कि बस उस पर बैठे रहो, उसका पेपर पैटर्न जब तक आप अच्छे से एनालाइज नहीं करेंगे तब तक जब तक आप कॉपी पेन उठा के नहीं बैठेंगे और ये नहीं देखेंगे कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, सिर्फ एक पेपर के ट्रेंड के एनालिसिस पर नहीं, 5 से 6 से 7 साल के पेपर्स को जब तक आप नहीं निहारेंगे, नहीं देखेंगे, नहीं उसे समझने की कोशिश करेंगे, आप नहीं जान पाएंगे कि सिलेबस क्या है। तो सिलेबस को इग्नोर करना, अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को एनालाइज ना कर पाना, हाई वेटेज वाले टॉपिक्स को इग्नोर कर देना, ये अपनी सबसे बड़ी गलती होती है जो हम एज अ बिगिनर करते हैं। दूसरा, हम हमेशा क्वेश्चंस को क्या मान के चलते हैं कि अच्छे से पहले पढ़ लेते हैं, क्वेश्चंस लास्ट में कर लेंगे। पेपर के लिए अब 1 महीना बचा है, 15 दिन बचे हैं, इन क्वेश्चंस को हम तब करेंगे। सबसे बड़ी मिस्टेक, आप पेपर पैटर्न से इंट्रोड्यूस ही नहीं हो रहे हैं शुरू के महीनों में, आप यही नहीं देख रहे हैं कि क्वेश्चन किस तरीके का पूछा जा रहा है। जब तक आप ये नहीं देखोगे क्वेश्चन किस तरीके का पूछा जा रहा है, आप कैसे पढ़ाई करेंगे, आप किस स्ट्रैटेजी से पढ़ाई करेंगे, आप किस अप्रोच से पढ़ाई करेंगे। फिर तो बस हम पैराग्राफ रीडिंग करते रहेंगे, अपने नोट्स वैसे ही बनाते रहेंगे, हम कभी भी खुद को चैनलाइज नहीं कर पाएंगे इन द राइट अप्रोच, इन द राइट डायरेक्शन। ये सबसे बड़ी गलती है। मैंने अपना पूरा पेपर 1 और पेपर 2 बॉटम अप अप्रोच से किया है, अपार्ट फ्रॉम ऑफ कोर्स डूइंग द थियोरेटिकल एंड द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये जो मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की हर बार बात करती हूँ, ये मुझे यहीं से एनालाइज करने को मिला पेपर पैटर्न से, कि जब तक मैं अपनी तैयारी ऑर्डर में नहीं करूंगी मैं तब तक चीजें नहीं याद रख पाऊंगी कि कौन पहले आए थे, कौन बाद में आए थे, किसका वर्क पहले आया था। ये चीजें आपको कितनी भी नॉनसेंसिकल लगे बट दिस इज द ट्रुथ, क्योंकि हमें पता है पेपर पैटर्न ऐसा है। तो आप जब फर्स्ट स्टेप पर ही गलती कर देते हैं ना, आप एक मेजर चंक में गलती ही कर रहे हैं। प्रैक्टिस नहीं करना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को राइट फ्रॉम स्टार्ट, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। पेपर 1 को नजरअंदाज कर देना कि लास्ट के 1 महीने में पढ़ के चले जाएंगे, हो जाएगा, वो दिन चले गए हैं। पेपर 1 को अपना कंपेनियन बनाओ, बिकॉज यही आपका सेवियर है, यही आपकी नैया पार लगाएगा। पेपर 1 मेरी जर्नी में मुझे कैसे हेल्प किया, कल एक सेशन आउट हुआ था, उसको देख लेना। अपना चेकलिस्ट कैसे बनाते हैं, कल सेशन आउट हुआ है, देख लेना। पेपर 1 बल्कि कहीं ना कहीं आपके लिए एक बूस्ट का काम करता है ना, एक बूस्टर का काम करता है कि आपके लिए बहुत फ्रूटफुल ये टर्न आउट होगा। आपको बहुत सारी चीजें पेपर 1 से सीखने को मिलती हैं, आप बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करना सीखते हैं पेपर 1 को करके। तो पेपर 1 को डेली करना शुरू कर दो। डीआई, मैथ्स, आरसी आपका डेली बेसिस पे होना चाहिए और अपनी यूनिट्स पिक करो और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ। पर जो गलती मैंने करी थी आप मत करना। जब मैं ट्रायल अटेम्प्ट दे रही थी तो मैंने सोचा था कि सिर्फ इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं ना, पेपर 1 के मोर देन इनफ। बाद में पेपर में जाके मुझे पता लगता है कि ओ पेपर 1 तो सबका सेम है, सबका कॉमन है, तो मैं सारे सब्जेक्ट्स के ही तो पेपर 1 सॉल्व कर सकती हूँ। फिर मैंने पीडीएफ अरेंज करना शुरू किया, सब पेपर की यूनिट्स का, यूनिट वाइज क्वेश्चंस मैंने तब सॉल्व करना शुरू किया। तो ये चीज आपको अगर अभी तक नहीं पता थी तो अब पता लग गई है।
दूसरा, हम इन सारी चीज़ों को रट्टा मारने लग जाते हैं, हम सबको मेमोराइज करने लग जाते हैं। रट्टा मारना ज़रूरी है इस पेपर को क्लियर करने में, क्रैमिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, बट किस हद तक वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। मतलब एक आज आप अभी क्रैमिंग करना शुरू कर रहे हो, आपको 3 से 4 महीने तक आप ये सोचेंगे कि मुझे ये चीज़ याद है ना, रट्टा मार लिया है, एग्जामिनेशन में वो चीज़ याद नहीं आती है। चीज़ों को रट्टा मारने की जगह क्रॉस कनेक्ट करने की कोशिश करो, डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करो। जितना आप डॉट्स को कनेक्ट करोगे, चार्ट्स, माइंड मैपिंग, इन सब को यूज करके पढ़ोगे, उतना आपका रिटेंशन ज्यादा आएगा। सो रादर देन डूइंग द रोट लर्निंग, जहां पे समझ के चीजों को किया जा सकता है, वो चीज करो। बिकॉज रटने के लिए हमारे पास और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आप सबका ईयर ऑफ बर्थ नहीं याद कर सकते हैं, पर आप अपनी तैयारी तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कर सकते हैं। दैट इज वन अप्रोच दैट आई बिल्ड। दूसरा, हर राइटर का मैं लिस्ट ऑफ वर्क्स रट्टा नहीं मार सकती हूँ, बट मैं उनका डेब्यू और लास्ट वर्क तो याद कर सकती हूँ, और बाकी का मैं कोई स्टोरी लाइन बना सकती हूँ। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, अपने लिए फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हर कोई नहीं बताता है, आपके सीनियर्स, आपके प्रोफेसर्स, आपके कलीग्स, ये पिन पॉइंटर्स एक ही सेशन में कोई नहीं बता पाता है ना। अपनी जर्नी को धीरे धीरे ओपन अप होने में टाइम लगता है, और ये सारे पिन पॉइंटर्स मैं आपके लिए एक ही सेशन में लेकर आई हूँ, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट हमारा है, हमें पता है कि ब्रिटिश लिटरेचर मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, बट इसको इतना प्रायोरिटी दे देना कि आप यूनिट 7, 8 और 9 को इग्नोर कर रहे हैं, आप लिटरेरी थियरी, क्रिटिसिज्म और कल्चरल स्टडीज़ को इग्नोर कर रहे हो। मे बी फॉर सम रीज़न आपने वो अपने अंडरग्रेड पोस्ट ग्रेड में नहीं पढ़ा है, या आपसे नहीं होता है, या आपको लगता है यार ये छोड़कर मैं ब्रिटिश लिटरेचर पर ज़्यादा फोकस कर लूँ। आपकी सबसे बड़ी गलती यही है। ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा स्कोरिंग यूनिट्स है, क्योंकि कुछ पूछा ही नहीं जाता है, वही सेम चीज़ें हैं, वही लिटरेरी थियरी, थियरिस्ट और उनके कॉयरेज हैं, वही रेमंड विलियम्स के वर्क्स, रिचर्ड हॉगर्ट के वर्क्स, थॉमसन के वर्क्स, स्टुअर्ट हॉल, ट्रिपल CS, यही सब चीज़ें तो पूछी जाती हैं। वही जो हम क्रिटिक्स और एसेज पढ़ रहे हैं, प्लेटो, एरिस्टोटल, सिडनी, हमारे जितने भी ये राइटर्स हैं, वर्क्स हैं, न्यू क्रिटिसिज्म, फेमिनिज्म, साइको एनालिटिक, मार्क्सिज्म, ये सारे थिंकर्स, ये सारे वर्क्स ही तो आपको पढ़ने हैं, और ये आपको कहीं ना कहीं फायदा ही देगा। एंड दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग यूनिट्स, कहीं ना कहीं आपको काफ़ी डिस्ट्रैक्ट करेगा। मैंने जैसे हमेशा ब्रिटिश लिटरेचर के साथ साथ ये यूनिट्स करी थी, क्योंकि मैं बहुत बोर हो जाती थी ब्रिटिश से, हर वक्त समरी ये वो चीज़ें करते रहना। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता था करना, कि पॉपुलर लिटरेचर पे मैं पढ़ रही हूँ, कल्चरल स्टडीज़ पे मैं बात कर रही हूँ, उसको समझने की कोशिश कर रही हूँ, बिकॉज यू कैन रिलेट टू द ग्राउंड रियलिटी। तो ये साथ साथ करना मेरे लिए बहुत हेल्प किया, बट यहाँ से आप अपने फ्री के नंबर जो है वो अटेन कर सकते हो, ये बहुत सही चीज़ है। ब्रिटिश लिटरेचर आप कितना भी कर लो, चाहे हम बोल देते हैं कि 60-70% कवर होता है, बट आप उसको एक लिमिट तक ही कर पाएंगे, बिकॉज ये बहुत बड़ा है, ये बहुत डेप्थ में है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। बीट योर मूवमेंट पीरियोडिकल्स, बीट एनी ऑफ द सूडोनिम पेन नेम्स, कैरेक्टर्स, आपके मैच द कॉलम्स, या फिर आपकी कोई भी चीज़ें पूछ ली गई हैं बीच में से, मूवमेंट्स, क्लब्स पूछ लिए गए हैं। तो ये आपको फाइंड आउट कैसे करना पड़ेगा, ये आप जब पेपर पैटर्न देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि मुझे सिर्फ समरी पे रट्टा नहीं मारना है, मुझे सिर्फ शेक्सपियर के प्ले की समरी नहीं पता होनी चाहिए, मुझे उसमें से इंपॉर्टेंट एपिसोड्स, इंपॉर्टेंट सॉन्ग्स, सोर्सेज, हीरो हीरोइंस, डिस्गाइजेस, फूल्स के कैरेक्टर्स पता होने चाहिए। स्मार्ट बच्चा अगर वो उतनी चीज़ें कर जाएगा तो वो निकल जाएगा, और आप अगर समरी में रह जाएंगे तो आपका काम खराब हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए रेपिटेटिव राइटर्स कौन कौन से हैं, आप उनको प्रोसीड करो, आप उन पे काम करो। ये चीज़ें पैटर्न ही आपको बताएगा, और कोई आके नहीं बता सकता है, ठीक है। दूसरा, हम हमारे टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं, हमें लगता है पेपर बहुत लेंदी था। पेपर लेंदी नहीं होता है, आपने अपने घर में बैठ के उसको सॉल्व नहीं किया है, इसलिए वो चीज़ आपको पता नहीं लगी है। क्वेश्चंस को सॉल्व करना कैजुअली एक अलग चीज़ है, बट प्रॉपरली 3 घंटे एक मॉक देना अलग चीज़ है। और खुद को कंफर्ट जोन में लेकर आओ मॉक टेस्ट के लिए। जैसे आप देखोगे, अगर आपने मेरा सेशन देखा है कल वाला कि मेरे लिए पेपर 1 कैसे हेल्प किया, तो मैंने उसमें बहुत अच्छे से बात करी है कि DI और RC, कहने को RC मेरे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ थी, बट मैंने उसको फिर भी करी क्योंकि मुझे फ्री नंबर वहां से मिल रहे हैं। बट मैंने उसको किस एनवायरनमेंट या कंफर्ट जोन में रहकर किया, या मैं आउट ऑफ द कंफर्ट जोन गई RC को सॉल्व करने के लिए, वो आप सेशन देखना, आपको पता लगेगा कि किस तरीके से वो स्क्रीन फ्लिप फ्लॉप जो हम करते हैं वहां पे जाके, वो चीज़ मैंने घर में करी थी, तो मेरे लिए बहुत वो यूज टू वाला सीन रहा था वहां एग्जामिनेशन हॉल में जाके। नथिंग वॉज न्यू फॉर मी देयर। तो एग्जाम टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, कि DI अगर मुझे 15-20 मिनट में सॉल्व करना ही करना है, तो मैं घर में ही ये चीज़ कर रही हूँ ताकि वहां जाके मैं कर पाऊँ। तो ये टाइम आपको खुद मैनेज करना पड़ेगा।
सिर्फ थियरी को पढ़ने से ही कुछ नहीं होता है। लास्ट पॉइंट आपका यही है कि रिवीजन इज मोर इंपॉर्टेंट। चाहे चीज़ों को थोड़ा सा कम पढ़ लो, बट उसको जब तक रिवाइज नहीं करोगे तो आपका काम नहीं बनेगा। और सिर्फ ब्रिटिश या थियरी पर ही फोकस नहीं करना है। आज आप देखेंगे इंडियन लिटरेचर से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, 8 से 10 से 12 क्वेश्चंस बनने लग गए, तो आपको समझ आ जाएगा मुझे इंडियन, दलित, अमेरिकन भी करना है, मुझे पोस्ट कॉलोनियल भी करना है। ये कैसे पता लगेगा? ये ट्रेंड देखकर, पेपर पैटर्न्स देखकर। तो ये चीज़ें भी करो सेफर जोन में आने के लिए। तो ये मैंने आपके लिए छोटे छोटे पॉइंटर्स लिख दिए हैं जो शायद एक बिगिनर मिस कर देता है, या उसे पता ही नहीं लगता। उसे लगता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश लिटरेचर करना है ना, बाकी चीज़ें बस 7, 8, 9 है, थोड़ी बहुत कर लो, काम हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आपको प्रॉपर टाइम यहाँ पे डिवोट करना पड़ेगा। आप लास्ट के 15 दिन में ये सब कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको शुरू से ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। सो आई होप दैट दिस इज हेल्पफुल फॉर यू, समथिंग दैट आई लर्न ड्यूरिंग माई ट्रायल अटेम्प्ट। आपके लिए वो ट्रायल अटेम्प्ट बहुत यूजफुल हो जाए तो मैं ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बता रही हूँ। दूसरा, अब आप अपनी 10th यूनिट को रिफ्यूज़ नहीं कर सकते हैं करने के लिए, उसे मना नहीं कर सकते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी को करने के लिए। कहीं ना कहीं पेपर 1 में भी है और पेपर 2 में थोड़ा सा हम MLA फॉर्मेट और उसके गाइडलाइंस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। रिसर्च मेथोडोलॉजी या रिसर्च के क्वेश्चन अब ज़्यादा आने लगेंगे, तो इसको भी थोड़ा सा कर लो, ताकि, क्योंकि देखो अनसर्टेन है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, बट टॉपिक्स मेजर तो कवर कर सकते हैं ना सेफर जोन पे आने के लिए। क्वेश्चन अभी तक ईजी ही बन रहे हैं, तो यहाँ से अपना आप वो स्टेप ले सकते हैं सेफर जोन में आने के लिए। सबसे बड़ी चीज़ है, अपना एक स्केड्यूल बनाओ, अपना एक वो टेम्पलेट बनाओ कि मुझे दिन में क्या क्या करना है और कब कब करना है। मतलब दिन में मुझे इतनी इतनी चीज़ें करनी ही हैं। 3 मील्स अ डे खाते हो ना दिन में बिना कुछ सोचे समझे, लंच स्किप नहीं करते हो ना, ऐसे एक दिन किया होगा चलो फॉर सम रीज़न, उसके बाद तो नहीं करोगे, भूख लगेगी। वही चीज़ें अपने रूटीन में बिल्ड करो कि ये तो मुझे करना ही करना है। जैसे दिन भर के लिटरेरी टर्म्स, कोई इंपॉर्टेंट राइटर की डेली समरी, ये सारी चीज़ें करनी है तो करनी है। हाँ या ना का मतलब ही नहीं है। कंसिस्टेंसी जब तक रूटीन में नहीं आएगी कोई फायदा नहीं है। और ये मेरी चेकलिस्ट है, DI में करना है रोज तो मतलब करना ही है, कॉम्प्रिहेंशन करना है तो फिर करना है, नॉवल की समरी करनी है तो बिल्कुल करनी है। किसी दिन मिस हो रही है तो उस दिन मैं डबल ट्रिपल कर रही हूँ। किसी दिन मैंने 7 नॉवेल्स की समरीज भी करी हैं, वो मैंने अपने पेस पे करी हैं, आप भी अपना पेस बना सकते हैं। टर्म्स कर रही हूँ तो गेट का पेपर कर रही हूँ, बुक प्राइज कर रही हूँ, मैगजीन पीरियोडिकल्स कर रही हूँ, ये सारी चीज़ें आपको भी करनी पड़ेंगी। तो ये अपने लिए बिल्ड करो, बिकॉज आई एम नॉट वेरी गुड इन मेमोराइजिंग थिंग्स, मुझे नहीं ध्यान में रहती है। आज 1 ईयर हो गया JRF अड्डा पे, मुझे भी अपना ज्वाइनिंग डेट भी याद नहीं था, वो मैंने खुद ऐसे ही फिगर आउट किया कि मार्च में ही मैंने ज्वाइन किया था इधर, तो व्हाट एग्जैक्टली वाज द डेट, सो देन आई गॉट टू नो। तो ऐसे ही ये चीज़ें मैं रखती हूँ अपने पास कि बैक इन द डे जब मुझे पीछे के दिनों को देखना पड़े तो मुझे ये ना सोचना पड़े मैंने क्या क्या किया था। मेरे पास होना चाहिए डाटा, ताकि मुझे काफ़ी अच्छा लगे, मेरे मन को काफ़ी अच्छा लगे कि मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ या मैं टाइम इधर उधर नहीं लगा रही हूँ। बिकॉज आपका मन आपसे काफ़ी बार बोलेगा कि क्या टाइम खराब कर रही है, क्या वेस्ट कर रही है ना, इससे अच्छा कुछ और ही कर ले। ये चीज़ें बहुत सेल्फ डाउट वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं दिमाग में। उस दिन ये डाटा आप खुद को दिखाएंगे तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये चीज़ें मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रही हैं, मेरे लिए बहुत अच्छी रही हैं। और वो ये जो 10 मिस्टेक्स हम करते हैं उससे आप कैसे बच सकते हो, आप अपना ट्रायल अटेम्प्ट या अपने ये अटेम्प्ट्स आपके नहीं क्लियर हो रहे हैं तो आप वो कौन सा स्टेप अपना चेंज कर सकते हो, ये मैंने आपको यहाँ से बताने की कोशिश करी है इन दिस वेरी शॉर्ट एंड वेरी ब्रीफ सेशन। सो दिस इज इट। प्रीमियम कुछ इस तरीके से ही बना है। आपको लगता है कि आपके पास कॉन्टेंट नहीं है, आपको लगता है आपके पास MCQs नहीं है सॉल्व करने के लिए, आपको लगता है आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है सॉल्व करने के लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है इग्निशन बैच जो पिछले 10 साल के मिल रहे हैं। MCQs के लिए यू कैन गो फॉर टेस्ट सीरीज। कंटेंट नहीं है तो डायरेक्टली प्रीमियम में आ जाओ जहां पे ये सब मिलेगा। लास्ट मिनट रिवीजन के लिए नोट्स नहीं है तो हैंडबुक मिल रहा है, ये आपके लिए प्रीमियम है। प्रीमियम अच्छा लगता है, यूट्यूब प्लेलिस्ट विजिट कर लो, अच्छी लग रही है, इंपॉर्टेंट राइटर्स की सीरीज देख लो, अच्छी लग रही है तो प्रीमियम अच्छा ही लगेगा। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकती, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, अभी मुझे इतना टाइम नहीं भी हुआ है यहाँ पर ज्वाइन किए, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यूट्यूब के थ्रू भी क्लियर किया है, मेरे बैचेस के थ्रू भी क्लियर किया है, सेट एग्जाम्स को भी क्लियर किया है और गेट एग्जाम्स को भी क्लियर किया है रेगुलर सीरीज और सेशंस को देखकर। तो आप भी ये बन सकते हैं, आप भी यहाँ पर आ सकते हैं, आप भी वो शाइनिंग स्टार की कैटेगरी में आ सकते हैं। और हम सबको एट द एंड ऑफ द डे पेपर क्लियर ही करना है, बट क्लियर करके सिर्फ उसी में ही नहीं रहना है ना। सिर्फ ऐसे ही नहीं करना है कि अटेम्प्ट भी दे रहे हैं, नेक्स्ट भी दे रहे हैं, नेक्स्ट भी दे रहे हैं, वी आर ऑल डन विद ऑल दोज अटेम्प्ट्स। एक अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट दो और बाहर निकलो, बस ये साइकिल खत्म करो और निकलो, क्योंकि हमें आगे और भी बहुत कुछ करना है। आपको अपनी अपनी फील्ड्स देखनी है, आपको आगे और भी बहुत कुछ करने हैं, रिसर्च में जाना है तो ठीक है वहाँ जाते हैं, पर अपना जो वो टाइम है ना जब डिवोट कर रहे हो, 3 महीने भी दे रहे हो तो
अच्छे से डेडिकेशन के साथ वो 3 महीने दो। मैंने जब अपना वो फुल अटेम्प्ट दिया था ना, सेकंड जो मेरा अटेम्प्ट था ट्रायल के बाद, वो मैंने बहुत अच्छे से दिया था। मैंने इधर उधर कुछ नहीं देखा था, एक बार के लिए मैंने सब शट डाउन कर दिया था और मैंने खुद सारा माइंड गेम के थ्रू वो सारा पेपर क्लियर किया है। पेपर 1 को मैंने ये सोचा भी नहीं है कि ये मेरे को करना है करना है करना है, बस मैं कर रही हूँ पेपर 1 क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है पेपर 1 करना। पेपर 2 से मैं कभी कभी बोर हो जाती हूँ ब्रिटिश करने से, तो मुझे अच्छी लग रही थी वो सब चीज़ें करना। मुझे बोर्डम से निकलना था, मैंने डीआई सॉल्व किया। मुझे बोर नहीं होना है, मैंने इंडियन लिटरेचर पढ़ा। मैंने बहुत फ्लिप की है ये चीज़ें। मैंने लिटरेरी थियरी को भी ऐसे ही कवर किया है कि मुझसे नहीं हो रहा है ब्रिटिश अभी, अब मुझे लिटरेरी थियरी पढ़नी है। तो ये चीज़ें अपने साथ किया करो, थोड़ा मैनिपुलेटिव खुद के साथ होना पड़ता है, एंड देन वी आर गुड टू गो, है ना। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगे आज का। अच्छा लगा है तो लाइक और कॉमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताना कि यहाँ से क्या सीखने को मिला, या फिर इसमें से कोई ऐसे मिस्टेक जो आप कर रहे थे अपने डेली रूटीन में। ऑफलाइन क्लासेस आपको लगता है फेस टू फेस इंटरेक्शन से आपको पढ़ना है, उससे आपका अच्छा रिजल्ट आ सकता है, तो आप बिल्कुल ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। इंग्लिश से हैं तो पेपर 1 में मैं टीचिंग एप्टीट्यूड आपके साथ ले रही हूँ हर 10 बजे, और पेपर 2 अपन 5 बजे ले रहे हैं। ये ज्वाइन कर सकते हो फॉर योर पीएचडी रिलेटेड अपडेट्स एंड फॉर कॉल फॉर पेपर्स, ठीक है। और जेआरएफ अड्डा को कॉल कर लो अपना फॉलो एंड सब्सक्राइब, ताकि कोई चीज़ें आप मिस आउट नहीं कर दें। पेपर 1 के लिए टॉप नॉच कंटेंट यहाँ दिया जा रहा है, पैराग्राफ फॉर्म में नहीं बल्कि शॉर्ट चीज़ों में दिया जा रहा है। और जाके प्लेलिस्ट विजिट करो, चैनल देखो, अच्छा लगेगा आपको। तैयारी को बहुत शानदार तरीके से करो जब भी कर रहे हो, चाहे 70 दिन है, 80 दिन है या 90 दिन है, जो भी करो तो उसमें अपना बेस्ट दो, है ना। ठीक है, दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच। आई होप द सेशन वॉज अ बिट हेल्पफुल फॉर यू, बट फॉर दैट यू विल हैव टू लेट मी नो। सो या, टेक केयर, बाय बाय।